नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुहेल सर आपका क्यूरियस माइंड चैनल में फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं स्पर्श भाग 2 गद्य खंड में से एक लोक कथा है जिसका नाम है ततारा वामिरो। ये कथा हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इसके जो लेखक हैं उनके बारे में जानते हैं। लेखक का नाम है लीलाधर मंडलोई। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे। लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं हमारी कथा, हमारे मतलब जो अब हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ततारा वामिरो। इस कथा को जानने से पहले, देखने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ध्यान से सुने। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से होते हैं। जो सभ्यता जितनी ज़्यादा पुरानी है उतने ही उसके ज़्यादा किस्से और कहानियाँ होते हैं। किस्से ज़रूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसा हम लोग सुनते हैं वैसे ही घटित हुए हों। जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं, हाँ, इतना ज़रूर है कि इन किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख मिलती है। इतना ज़रूर है कि इन किस्सों से हमको कोई न कोई संदेश या सीख मिलती है। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं ततारा वामिरो की कथा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ली गई है, यानी वहाँ की ही एक लोक कथा है। तो आइए देखते हैं ततारा वामिरो की कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण द्वीप है लिटिल अंडमान। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण द्वीप है लिटिल अंडमान। ये जो आइलैंड है अंडमान द्वीप समूह का, इसका अंतिम दक्षिण द्वीप कौन सा है? लिटिल अंडमान है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूर स्थित है। ये पोर्ट ब्लेयर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। इसके बाद कौन सा द्वीप समूह की श्रृंखला शुरू होती है? निकोबारी, यानी अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उनकी श्रृंखला शुरू हो जाती है। वहाँ पे ये लोग बसते हैं। कौन से? निकोबारी जनजाति के लोग बसते हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। अभी निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कौन सा द्वीप है? कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। निकोबारियों का विश्वास क्या है कि ये जो दोनों द्वीप एक ही थे, इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। अभी ये जो द्वीप थे दोनों, अभी ये जो 96 किलोमीटर का यानी 96 किलोमीटर का जो बीच में फासला हुआ है, पहले वो एक ही हुआ करते थे। अभी वो कैसे अलग हुए, उसके पीछे की क्या कथा है हम लोग देखेंगे। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, सदियों पूर्व, ये जो कथा है इसमें क्या कहा गया है कि सदियों पूर्व लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये जो आज जो दोनों अलग हैं वो एक थे, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। तो वहाँ एक गांव था, वहाँ पर एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। उस युवक का नाम क्या था? ततारा, जिसके नाम से ये कथा का नाम लिया है। उस युवक का नाम क्या था? ततारा। युवक बहुत शक्तिशाली था।
निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। ततारा ये जो लड़का था, जो व्यक्ति था, वो कैसा था? बहुत ही नेक था और हर एक की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वो सिर्फ एक गांव की नहीं, हर गांव में जहाँ भी अगर कोई घटना घटी या किसी को मदद की आवश्यकता पड़ी, अगर किसी ने इसको बुलाया या इसको समझ में आया कि किसी को मदद की आवश्यकता है, तो ये हमेशा जाकर मदद करता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। उसके इस कार्य की वजह से ये क्या था? चर्चित था, यानी क्या था? फेमस था। हर जगह इसकी चर्चा हुआ करती थी। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते। सब उसकी क्या करते? रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते, और जब मुसीबत का वक्त होता तो उसकी स्मरण करते, यानी उसको याद करते। वो भागा भागा वहाँ पहुँच जाता था, और जैसे ही वो उसको याद करते, यानी कोई अगर मुसीबत में है और अगर वो मुसीबत में उसको बुलाता तो वो वहाँ पे पहुँच जाता था। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। दूसरे गांव में भी, यानी वो सिर्फ अपने गांव में ही फेमस नहीं था। उसकी ख्याति इतनी अच्छी थी, वो इतना फेमस था कि उसको दूसरे गांवों से भी निमंत्रण आया करता था। किस चीज़ का? जब कोई पर्व या त्यौहार हो, कोई ऐसा विशेष कार्य हो, तो उसको आमंत्रित किया जाता था, बुलाया जाता था। उसका व्यक्तिमत्व तो आकर्षक था ही। उसका जो व्यक्तिमत्व था, यानी वो बतौर व्यक्ति तो बहुत आकर्षित था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसे करीब रहना चाहते थे। साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से, आत्मीय यानी क्या? आत्मीय स्वभाव यानी उसका जो अच्छापन है, यानी देखो बच्चों, हर व्यक्ति का एक पहलू रहता है, अच्छा बुरा, जो दिखता है नहीं दिखता है। अभी ततारा जो है वो दिखने में भी अच्छा था, और उसका ये जो स्वभाव था बहुत अच्छा था, दयालु था, यानी हर एक की मदद करने वाला था, जिसकी वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। पारंपरिक पोशाक यानी हर सभ्यता का एक पोशाक होता है जो वो धारण करते हैं। उसी तरह ये उस अपनी पोशाक के साथ ये क्या करता था? एक लकड़ी की तलवार भी अपने साथ में बांधे रखता था। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। यानी लोगों का क्या मत था, एक अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि वो तलवार भले ही लकड़ी की हो, लेकिन उसमें एक अद्भुत दैवीय शक्ति है। दैवीय शक्ति यानी देवी देवताओं के जरिए मिली हुई शक्ति उस तलवार में, ऐसे लोगों का मानना था। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। वो अपनी तलवार को कभी भी अपने आप से अलग होने नहीं देता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। अभी भले ही वो लकड़ी की तलवार थी, लेकिन लोगों का ऐसा मानना था कि उसमें बहुत अद्भुत शक्तियां हैं और वो रहस्यमयी हैं। ऐसा मानना वहाँ के लोगों का था। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। यानी दिन भर की जो दिनचर्या थी, यानी इसकी मदद करो, उसकी मदद, जिसको भी मदद की दरकार है उसको मदद करने के बाद एक शाम ऐसी ही ततारा समुद्र के किनारे घूमने फिरने के लिए चला गया। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। सूरज क्या था? यानी शाम का वक्त जब सूरज डूबने लगा था, यहाँ पे क्षितिज, क्षितिज का मतलब क्या हो? जहाँ पे आसमान ज़मीन को टिका हुआ या पानी को टिका हुआ
लगने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाट शनैः शनैः क्षीण होने को थी। पक्षियों की जो आवाज़ें थी, यानी शाम के वक्त जो आवाज़ें थी, चहचहाट दी, चहचहाट, जो पक्षी चहचहाते हैं, यानी पक्षियों का जो आवाज़ होता है, जो चहकते हैं, शनैः शनैः क्षीण हो रही थी, यानी आहिस्ता आहिस्ता उनका जो आवाज़ है वो कम होते जा रहा था। उसका मन शांत था, विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। ततारा ऐसे ही, बालू मतलब क्या, रेत, समंदर के किनारे बैठकर सूरज देखो शाम में जब डूबता है समंदर के किनारे, तो उसकी जो लाल किरणें हैं उनको निहारते हुए उनको निहार रहा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। यानी कितना, यानी लेखक ने यहाँ पे देखो कितने सही अंदाज से इसका विवरण किया है कि समंदर का किनारा है, शाम है, वहाँ पे थका हारा एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ऐसे वक्त में उसको कहीं से एक संगीत, मधुर संगीत सुनाई दिया। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। यानी वो जो गाने की जो आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी मधुर थी कि ततारा अपना सुध-बुध यानी अपना होश खो बैठा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। लहरों का एक प्रबल वेग, यानी लहरों की एक जोरदार आवाज़ की वजह से उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। विद्यार्थी मित्रों, ये उस आवाज़ में इतना मोहित हो गया कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उतने में एक ज़ोरदार पानी की लहर उठी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत होश में आया और होश में आने के बाद वो उस तरफ बढ़ा जिधर से आवाज़ आ रही थी। वो विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। अभी तंतारा को किसी चीज़ का होश नहीं था। वो बस उसी तरफ बढ़ रहा है जिधर से उसको आवाज़, गीतों की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो वहाँ पे वो क्या देख रहा है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस समंदर के किनारे बेसुध होकर, सॉरी, समंदर के किनारे बहुत ही सुरीले आवाज़ में गाना गा रही है। और ये जो तमाम सीन है, यानी समंदर का किनारा और वहाँ की खूबसूरती, लहरों का आवाज़, परिंदों की चहचहाट, इनके बीच में वो एक श्रृंगार गीत गाती हुई नज़र आ रही है जिसका जिसे कोई भी ध्यान नहीं है। जिस प्रकार वो एक बेधुंध होकर गा रही है अपना गाना, उसी प्रकार उसकी जो आवाज़ इतनी मधुर और सुहानी है कि उसको सुनते हुए ततारा उसकी तरफ बढ़ता आ रहा है। इसका एहसास उस लड़के को नहीं है। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। यानी उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा कि एक अजनबी, यानी जिसकी कोई जान पहचान हो, ऐसा एक व्यक्ति उसकी तरफ उसको देख रहा है। यकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। इस समंदर के किनारे खड़े होकर जब ये गा रही थी तो एक लहर उठी और उसको भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। जब ये लहरों का पानी उसके ऊपर गिरा तो वह हड़बड़ाहट में वो जो गीत गा रही थी वो भूल गई।
इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। अभी वो पानी गिरने के बाद वो संभलने से पहले ही उसके कानों में एक और आवाज, आकर्षक यानी बहुत ही एक मधुर आवाज, यानी आकर्षण आकर्षण करने वाली आवाज उसके कानों में पड़ी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। ततारा उस लड़की को क्या रहा है, तुमने इतना अच्छा गाना अचानक कैसे छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। अचानक अपने सामने किसी व्यक्ति को देखकर ये विस्मित हुई। विस्मित का अर्थ क्या होता है? हैरान हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। उसके अंदर भी एक कोमल भावना का संचार हुआ, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और अपने आप को संभाल कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, यानी बहुत ही गुस्से के साथ जवाब दिया उसको। किसको? ततारा को। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। वो क्या बोल रहे हैं? पहले बताओ तुम कौन हो और इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का कारण क्या है? यानी असंगत का मतलब होता है अनुचित, यानी तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, ये पहले बताओ बोलती है। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। वो क्या कह रही है? मैं अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवकों के प्रश्नों के उत्तर देना मैं ज़रूरी नहीं समझती। यह तुम भी जानते हो और ये तुम भी भली भांति जानते हो। ततारा मानो सुदबुद खोए हुए था। ततारा की तो हालत ऐसी हुई थी विद्यार्थियों कि मानो उसका सुदबुद सब कुछ खोया हुआ था। युवक के प्रश्नों को उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सुदबुद खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। अभी वो इतना उस लड़की की खूबसूरती और उसकी मधुर सी आवाज़ सुनकर ये अपने सुदबुद खोया हुआ था। उसके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय ये दोबारा से उसको प्रश्न कर रहा है, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। अब ये क्या कह रहा है? तुम गाओ, तुम बहुत सुरीला गा रही हो, तुम गाओ और अपने गीत को पूरा करो। तुमको बहुत ही, तुम्हारी जो आवाज़ है वो बहुत ही मीठी है, बहुत ही सुरीली है, तुमने बहुत अच्छा गला पाया है, बहुत अच्छी आवाज़ पाई है। तुमने गाना क्यों रोक दिया? सॉरी, गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। अब ये बार बार क्या दोहरा रहा है कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? तुम गाओ, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया हुआ है। लेकिन वो युवती क्या कह रही है? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। ये लड़की क्या कह रही है? मैंने लपाती गांव में तुमको कभी नहीं देखा। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच नहीं सकी। ततारा की जो हालत थी वो ऐसी हुई थी कि वो लड़की का मधुर आवाज़, उतनी खूबसूरत लड़की देखकर वो अपने होश आवाज़ खो बैठा था, जिसकी वजह से वो लड़की क्या बोल रही यह तक उसके कानों तक नहीं पहुंच रहा था। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। अब ये दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा है उसको। वो लड़की क्या बोल रही है वो उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये क्या कह रहा है, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। युवती को क्या हुआ? गुस्सा आया। वो कुछ और सोचने लगी, यानी उसको वो
इसके बारे में कुछ और ही समझने लगी, यानी उसको लगा कि शायद कोई गलत व्यक्ति है। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग हुए कहा विरोध करते हुए स्वर में कहा, यानी इसने दोबारा क्या कहा, यानी निश्चयपूर्वक यानी तय किया कि इसके प्रश्न का उत्तर नहीं देना है और इसको दोबारा से यानी पूछना है कि तुम कहाँ के हो और मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्यों दूं। ततारा को इस बात का होश हवास बिल्कुल नहीं रहा कि वो लड़की मुझे क्या पूछ रही है, लेकिन इसके ये बिहेवियर की वजह से, इसकी ऐसा इसके ऐसे बर्ताव की वजह से वो जो लड़की थी वो क्या हुई, वो गुस्सा हुई और गुस्से में उसने दोबारा यानी निश्चय किया कि इसके किसी भी प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगी और इसको पूछूंगी कि ये कौन है, कहाँ से है और मुझे क्यों देख रहा है और मुझे ये क्यों कह रहा है कि तुम दोबारा से गाओ। दृढ़ता की हद है, मैं जब जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? अब ये लड़की और ज़्यादा गुस्सा हो गई और कह रही कि तुम कितने ढीठ हो कि मैं तुमको कितनी देर से पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से हो। एक ही राग आलाप रहे हो, राग आलापना मतलब एक ही सुर में बार बार गाते रहना और गीत गाओ, आखिर क्यों? तुम इस गांव के नियम मालूम नहीं है क्या? उस गांव का क्या नियम था विद्यार्थियों, कि उस गांव के जो लड़के लड़कियां हैं वही सिर्फ आपस में बात कर सकते थे या एक दूसरे के साथ बात कर सकते थे। गांव वालों के साथ ही सिर्फ बात करना या उनके साथ रहना ये ठीक था, लेकिन एक गांव की लड़की दूसरे गांव के लड़के के साथ बात नहीं कर सकती थी। ये वहाँ के नियम थे। तो ये लड़की उसको क्या समझा रही है कि तुमको गांव के नियम मालूम है या नहीं मालूम है। इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया, यानी इतना सब कुछ वो लड़की उसको बता रही है लेकिन ये मानो बेहोश सा उसके सामने खड़ा हुआ है, उसको बिल्कुल कुछ होश नहीं था। लेकिन अब ये जाने को जब जैसे निकली तब उसको थोड़ा सा होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ततारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किस गलती का एहसास हुआ? कि वहाँ के जो गांव के नियम है उसको तोड़ कर ये दूसरे गांव की लड़की से बात कर रहा है, ये उसकी गलती थी और उसको वो एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गड़गड़ाने लगा। वो उसके सामने रास्ता रोककर खड़ा रहा और मिन्नतें करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थीं, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। अभी ये उसके आगे रास्ता रोककर खड़ा हो गया और उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगा, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस मुझे तुम्हारा नाम बता दो। वो विवश था, यानी बहुत यानी दिल से रिक्वेस्ट कर रहा था उसको कि मुझे बस तुम्हारा नाम बता दो, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। और उसकी उसके चेहरे पर यानी उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, यानी उसका जो ध्यान था कहाँ था, पूरी तरीके से लड़की के चेहरे पर था। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, उसके चेहरे पर क्या सच्चाई नजर आ रही थी। वामीरो एक वामीरो एक रस घुलती आवाज उसके कानों में पहुंची। इतना सब कुछ सुनने के बाद उस लड़की ने कुछ तो कहा। क्या कहा? वामीरो, 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 वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? अभी उस लड़की का नाम क्या है? वामीरो। जो हमारा शीर्षक है ततारा वामीरो, उसमें ततारा का हमने देखा और जो लड़की जिससे इतनी देर से ये जो चल रहा है, यानी समंदर का किनारा है, वहाँ पे सुरीली आवाज़ है, आवाज़ की तरफ आकर्षित होकर यह आया हुआ है और उसको देखकर यानी मोहित हो गया है। और उस लड़की का नाम क्या है? वामिरो। अब ये उसको क्या कह रहा है? कल भी आओगी ना? ततारा ने
याचना भरे स्वर में कहा, यानी रिक्वेस्ट भरे, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है उसको कि तुम कल भी आओगे ना। नहीं, शायद कभी नहीं, वामिरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। अभी ये अपना नाम बताते हुए आगे की तरफ जा रही है और यहाँ पे ये जो शब्द है अन्य मनस्कता पूर्वक, यानी जिसका ध्यान कहीं और हो। पीछे से ततारा उसको ततारा की आवाज़ आ रही है उसको। कौन सी आवाज़ आ रही है कि तुम कल दोबारा आओगी ना। ये वो पीछे से आवाज़ें लगा रहा है, लेकिन ये उसका जवाब क्या दे रही है, नहीं, शायद कभी नहीं। और ये आगे बढ़ती हुई जा रही है और ये जैसे जैसे आगे जा रही है इसके पीछे जो है कानों में आवाज़ किसकी आ रही है, ततारा की, कि वो क्या कह रहा है, कल यहाँ पर आओगी ना। ये आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही है और ये आगे बढ़ती हुई अपने गांव की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। ये आगे आगे बढ़ रही है और पीछे पीछे इसके ततारा की आवाज़ भी आ रही है इसके कानों में। वामिरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा। अब ये क्या कह रहा है वामिरो को, मेरा नाम ततारा है, मैं कल इसी चट्टान पर तुम्हारी बाट जोऊंगा, यानी मैं तुम्हारा कल रास्ता देखूंगा, ज़रूर आना। वो उस लड़की को क्या कह रहा है कि मैं कल तुम्हारी यहाँ पर ही इसी जगह पर मैं तुम्हारा रास्ता देखूंगा और तुम कल ज़रूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वो आगे ऐसी जा रही थी और पीछे से ततारा क्या कर रहा था, उसको निहार रहा था, मतलब देख रहा था। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। वो जैसे ही घर पहुंची इसके दिल के अंदर कुछ बेचैनी सी फील होने लगा। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी झटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। अभी उसके साथ भी ये पहली बार हुआ था, वामिरो के साथ भी ये पहली बार हुआ था। किसी व्यक्ति ने उसको रोक कर उसके आवाज़ की यानी इतनी तारीफ़ की थी और उसको कहा था कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम गाना गाओ, और उसका नाम पूछा था। तो ये तमाम चीज़ें उसके दिमाग में जो थी वो बार बार घूम रही थी, लेकिन वो उस चीज़ को भूल कर अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश कर रही थी। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख के एक अलग रूप में आया। अभी ततारा, जैसे ही इसने भी नाम सुना ततारा, ततारा जो था वो बहुत ही फेमस था उस एरिया में, यानी उस गांव में। वहाँ के जितने भी गांव हैं वहाँ पे वो भी बहुत फेमस था और उसका जो व्यक्तिमत्व था वो बहुत अच्छा था। वो बहुत बहादुर था, उसकी बहादुरता के किस्से भी वहाँ पे पूरे फैले हुए थे। तो उसका ये जो रूप था, यानी उसने पहली मर्तबा वामिरो ने जब उसे देखा तो वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं भी क्या करूं। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत। वो बहुत सुंदर था, खूबसूरत था, बलिष्ठ यानी ताकतवर था, लेकिन बहुत शांत और अदब, सभ्य और भोला था, यानी क्या, बहुत ही अदब वाला था। उसका व्यक्तिमत्व कदाचित वैसा ही था जैसा वो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। अब ये इसका जो व्यक्तिमत्व था ततारा का, ऐसा ही था जैसा वामिरो अपने जीवन साथी के बारे में सोच रखा था उसने। यानी वामिरो जिसके साथ शादी करना चाहती थी उसको जैसा लड़का चाहिए था, यानी जैसा उसको पसंद था, वो कैसा लड़का था, हूबहू कैसा था, ततारा के जैसा था।
किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ एक संबंध परंपरा के विरुद्ध था। लेकिन यहाँ पे एक इनको अड़चन क्या थी, एक प्रॉब्लम क्या थी, दूसरे गांव के लड़कों के साथ किसी भी प्रकार के संबंध ये बना नहीं सकते थे। कोई शादी वगैरह इन दोनों गांव के बीच में एक दूसरे लड़कों के साथ नहीं होती थी। निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ, सॉरी, ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। अभी उसका जो चेहरा था वो बार बार इसकी आंखों के सामने आ रहा था और ऐसे लग रहा था कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ततारा उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुमको आना है। ये वाला जो उसका चेहरा था, ये जो भाव था जब उसने उसको रिक्वेस्ट किया था, वो चेहरा बार बार वामिरों के ध्यान में, दिमाग में घूम रहा था। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंचर हित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। दोनों की रात, दोनों, जैसे इसने भी पहली मर्तबा ऐसे एक व्यक्तिमत्व को देखा था ततारा ने, और वामिरों की भी वैसी हालत थी। उसने भी पहला ऐसा, यानी जिसके बारे में सुना था, जिसकी कहानियाँ सुनी थी कि ऐसा एक ताकतवर व्यक्ति है और जिसके पास दैवीय शक्तियों वाली तलवार है, बहुत बलवान है, उसको भी इसने पहली बार अपनी आंखों से सामने देखा था। और वामिरो जैसी खूबसूरत लड़की ये ततारा ने भी पहली बार देखी थी। तो ये दोनों रात भर इनके दिमाग में एक दूसरे को लेकर ख्याल चलते रहते। पूरी रात बीती, पूरा दिन बीता, दोनों के हृदय जो थे वो व्यथित थे। किसी तरह आचर हित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। किसी तरह एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। आचरित का मतलब होता है पलक बिना झपकाए हुए। यानी अगर हम किसी का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि हमको उससे मिलना है, वो वाली जो फीलिंग्स है, यहाँ पे इन दोनों की जो फीलिंग्स है, इन दोनों की, ततारा और वामिरो की, वैसी है। ये यानी इनके जो दिल हैं वो ऐसा चाह रहे हैं कि हम अभी एक दूसरे को मिलें। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए तो मानो ऐसा लग रहा था कि पहली बार किसी की ऐसी प्रतीक्षा कर रहा हो। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। अभी जिस तरीके की हालत, मनस्थिति और परिस्थिति वामिरो की थी, वैसी ही परिस्थिति, वैसी ही हालत, वैसा ही हाल ततारा का भी था। वो कब वामिरो आए, कब मैं उससे देखूं, ये हालत, ये बेचैनी वामिरो, ततारा की भी थी। और वैसी हालत वामिरो की भी थी। अब ये पहले ही शाम ढलने से, सूरज ढलने से पहले ही आकर उस चट्टान पर रात तक रहा था और पहली बार उसकी पूरी ज़िंदगी में पहली बार वो किसी की राह इतना व्याकुल होकर तक रहा था। वामिरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। वो आएगी या नहीं आएगी, एक एक पल पहाड़ की तरह भारी, यानी बहुत ही बेचैन था। यानी वो आने वाली है या नहीं है, आएगी या नहीं आएगी, ये सौ सौ ऐसे सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वामिरो नहीं आई तो। वो कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। यानी उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो आएगी या नहीं आएगी। यानी अभी वो सिर्फ प्रतीक्षारत, यानी सिर्फ इंतज़ार कर सकता था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। यानी एक सिर्फ इसको एक आस थी कि शायद आएगी। वो बार बार लपाती के रास्ते पर नज़रें दौड़ाता। यानी वो वहाँ पे उस चट्टान पे खड़े रहकर लपाती गांव की तरफ नज़रें गाड़ कर देख रहा था। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। उसी वक्त कुछ दूर नारियल के पेड़ों में से एक चेहरा, आकृति यानी एक चेहरा साफ दिखाई देने लगा।
कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे ही उसने देखा, एक चेहरा देखा, तो इसकी खुशी का मानो ठिकाना नहीं रहा। सचमुच वो वामिरो थी। लगा जैसे वो घबराहट में थी, वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। अभी ये वामिरू जो है, इस रोज तो वहाँ आती थी, लेकिन तब वो नहीं घबराती थी। लेकिन आज जब वो आ रही है, अपने दबे पाँव आ रही है, इधर उधर ध्यान देते हुए आ रही है कि कोई मुझे देख ना लिए, और ये आकर यानी समंदर की तरफ बढ़ रही है जहाँ पे ततारा खड़ा हुआ है। और ततारा का वो हाल है, ये वामिरो का ये हाल है कि वो पीछे यानी डरते हुए दबे पाँव बढ़ रही है, और ततारा उसको निहारते हुए निहार रहा है। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा और वामिरो, ततारा वहाँ इंतज़ार कर रहा था व्याकुल होकर, और उसी वक्त जब ये वहाँ पर पहुंची, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, निशब्द। कोई एक दूसरे से कुछ नहीं कर रहा है, बस एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। बहुत वक्त गुजरा, ना उसने उसको एक शब्द कहा, ना उसने उसको एक शब्द कहा। लेकिन जब दिन डूबा और अंधेरा होने लगा, तो वामिर को एहसास हुआ कि अभी रात होने को है, तो अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो फौरन क्या हुई, अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। ततारा अभी वहीं पे खड़ा था जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन वहाँ से अभी वामिरो निकल पड़ी हुई थी, लेकिन इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। दोनों रोज उसी जगह पहुँचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। अब ये दोनों का वहाँ पे मिलना जुलना शुरू हो गया। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मुख प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लापाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। अभी ये दोनों ऐसे ही छुपते छुपाते हुए समुद्र के किनारे एक दूसरे को मिलने लगे। यानी इन दोनों को एक दूसरे से स्नेह हो गया, प्यार हो गया, और ना इन दोनों के बीच में कोई बात थी, ना कुछ थी, लेकिन वो एक दूसरे के समीप खड़े रहकर एक दूसरे को देखते थे। इनका जो मुख प्रेम था, जो कुछ लड़के थे लपाती गांव के, उनके नज़र पड़ा। तो ये जो बात थी, इनका जो संबंध था, यानी ये एक दूसरे से जो प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे को जो छुप छुपा कर मिल रहे हैं, ये पूरे गांव में फैल गया। दोनों का जो संबंध था वो संभव न था। दोनों का जो संबंध था वो संभव क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ की जो रीत थी, वहाँ की जो परंपरा थी, उस हिसाब से एक गांव का लड़का या लड़की दूसरे गांव के लड़का या लड़की से ब्याह शादी नहीं करता था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अड़िग रहे। वे नियमित लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। अभी दोनों को, दोनों गांव के लोग समझाते रहे कि ये हमारे दोनों गांव की परंपराओं के खिलाफ है, और हम लोग इस तुम्हारे रिश्ते को मान्यता नहीं देंगे, तुम्हारी शादी नहीं होगी। लेकिन इन दोनों ने, ततारा ने और वामिरों ने, सभी की बातों को ठुकराया, और दोनों वहाँ पे चोरी चपारी से मिलते रहे, और अफवाहें इन दोनों की मिलने की अफवाहें ऐसे ही फैलती रही। आज के पार्ट में आज के पार्ट में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पार्ट कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना।